ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम की। कल के एपिसोड में हमने डॉक्टर सैयद ई हसनैन साहब की पैदाइश, इनके बचपन और इनकी तालीम के बारे में जाना। आज के एपिसोड में हम इनकी जिंदगी के दिलचस्प किस्से को आगे बढ़ाएंगे। 7 साल बाद जब डॉक्टर सैयद ई हसनैन साहब ने मुल्क वापसी के बाद साल 1987 में इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तो यहीं पर इनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिन्होंने न सिर्फ इनकी सोच बल्कि इनकी जिंदगी से मुतालिक इनका नजरिया भी बदल दिया। कौन थे वो शख्स, आइए सुनते हैं डॉक्टर हसनैन की जुबानी। पटना से दिल्ली आ रहा था तो दिल्ली में मैंने एक इंस्टीट्यूट खोला था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। प्रोफेसर तलवार उसके डायरेक्टर थे। उनसे मैं मिलने गया। मैंने कहा मैंने आपको एक बार बायोडाटा आपने भेजा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि बहुत लोग भेजते रहते हैं, सबको जवाब मैं नहीं देता हूँ, लेकिन आप वाकई इंटरेस्टेड हैं तो आप इंटरव्यू आकर के दे दीजिए, एक लेक्चर दे दीजिए हमारे यहाँ। मैंने कहा कल सुबह हमारी फ़्लाइट है, आज ही मेरे पास वक्त है, कोई बात नहीं है, शाम में आके दे दीजिए। वापस गया, अपनी स्लाइड्स वगैरह प्रेजेंटेशंस लेकर आया और 3 बजे शाम में फिर तलवार साहब के डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेरा लेक्चर था। और लेक्चर में उनके सारे डिपार्टमेंट के कलीग्स और स्टूडेंट्स अच्छे लोग थे, काफ़ी अच्छी तादाद में लोग थे। उन्होंने मेरा लेक्चर सुना और लेक्चर के बाद मैं तलवार साहब ने कहा कि 2 मिनट के लिए रुक जाइए आप हमारे पास। मैं इनके पास गया। उन्होंने कहा कि प्रोफेसर डॉक्टर हसनैन, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, आई विल ऑफर यू एन अपॉइंटमेंट। मैंने फ़ौरन अपने अब्बी को फ़ोन किया कि अब्बी मुझे एक ऑफ़र का प्रपोज़ल आया है कि आपको एज अ साइंटिस्ट एट NII, ये GNU कैंपस में है। वालिद साहब बहुत खुश हुए हमारे। हाँ बेटा वापस आ जाओ, बिल्कुल जाओ। लेकिन मैं कहा नहीं अभी तो ऑफ़र आएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ऑफ़र भेज रहा हूँ, भेजूँगा आपको। पहुँचने के बाद 1 महीने के अंदर ही तलवार साहब का ऑफ़र आ गया। CDFD में इन्होंने जी तोड़ मेहनत की और एक दिन इनकी ये मेहनत रंग लाई। डॉक्टर हसनैन साहब को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए बतौर वाइस चांसलर नॉमिनेट किया। 7.5 साल से मैं CDFD में था। इत्तेफाक से एक बार मुझे फ़ोन आया राष्ट्रपति भवन से, उस वक्त डॉक्टर कलाम साहब प्रेसिडेंट थे, कि आपका नाम वाइस चांसलर हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए के लिस्ट में है, आप इंटरेस्टेड हैं? तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं है, मैंने तो अपने को नॉमिनेट भी नहीं करवाया, मुझे तो पता ही नहीं किसी ने नॉमिनेट कर दिया है, तो मुझे वक्त चाहिए। तो उधर से बेचारे जिन्होंने फ़ोन किया था उनको थोड़ी सी मुझे लगा कि उनको लग रहा है कि बंदा कौन है, ये वक्त मांग रहा है। प्रेसिडेंट पूछना चाह रहे हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं, आप हाँ ना में जवाब ना देने की जगह पर आप वक्त मांग रहे हैं, कितना वक्त चाहिए? हमने कहा कि कम से कम हमें आप 2-3 दिन की मोहलत दीजिए, फिर आप फ़ोन कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। 2 दिन तक तो मैं सोचता रहा इस मामले पर। फिर जब फ़ोन आया उनका, मैंने कहा कि आई वुड बी विलिंग टू बी कंसिडर्ड। उनका ठीक। और उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी ने मेरा नाम ठीक कर दिया और फिर वो मुझे हैदराबाद यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर के तौर पर अपॉइंटमेंट हो गया। इन्होंने जहां भी काम किया पूरी शिद्दत से किया। बतौर वाइस चांसलर हैदराबाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते ही वो इस यूनिवर्सिटी के रुतबे और हैसियत को बढ़ाने की मुकम्मल कोशिशों में जुट गए। मैंने वहाँ ज्वाइन किया और 5 साल में हैदराबाद यूनिवर्सिटी ने जो तरक्की की, ये सबके सामने मौजूद है। आज हिंदुस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में इसका शुमार होता है। इनकी कोशिशों का ही ये सबब था कि इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ मैथमेटिशियन कॉन्फ्रेंस, जो एशिया में तीसरी बार और भारत में पहली बार हो रही थी, इसकी मेजबानी का जिम्मा हैदराबाद यूनिवर्सिटी को हासिल हुआ, जो यकीनन फख्र की बात थी। कि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि नोबेल प्राइज मैथमेटिक्स में नहीं मिलती, लेकिन नोबेल प्राइज के तरह की एक अवार्ड है, फील्ड्स मेडल कहलाती है। और ये फील्ड्स मेडल इसी मीटिंग में अनाउंस होती है और इसी मीटिंग में दी जाती है। इसका वो रुतबा है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बतौर वाइस चांसलर वो जी जान से काम में जुटे थे कि इसी दौरान दिल्ली IIT से बतौर प्रोफेसर ज्वाइन करने का ऑफर आ गया। वो इस ऑफर को ना नहीं कर पाए और हैदराबाद से सब छोड़ छाड़ कर दिल्ली आ गए। IIT दिल्ली ने मुझे ऑफर किया, 2-3 इदारे और थे, उन्होंने ऑफर किया। मेरी बेटी दिल्ली में उसकी नौकरी हो गई लॉ करने के बाद। तो छोटी बेटी है तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसी बहाने हम लोग फैमिली साथ रहेगी, कल को शादी हो जाएगी
तो फिर तो अलग हो जाएंगे, तो कुछ दिन तो साथ रहने का मौका मिलेगा। तो हम लोग दोनों लोगों ने ये फैसला किया कि हैदराबाद यूनिवर्सिटी को अलविदा कह करके अब नया चैप्टर खोला जाए। इनका मानना है कि इंसान को कोई भी काम हमेशा पूरी जिम्मेदारी से करना चाहिए और गलतियों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि गलतियां ही इंसान की सबसे बड़ी टीचर हैं। कोई काम करो तो कायदे से करो, ढंग से करो, अदरवाइज मत करो। साइंस के बारे में हमेशा सोचने वाले हसनैन साहब का मानना है कि साइंस को और अट्रैक्टिव बनाने की जरूरत है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें। साइंस पर तवज्जो होनी ज़रूरी है। साइंस को अट्रैक्टिव बनाइए। लोग साइंस में क्यों नहीं जाते हैं? सच्चाई है, जहाँ पैसा मिलता है वहाँ लोग जाते हैं। स्टूडेंट्स को तालीम मैसर हो, इसके लिए सेल्फ स्टूडेंट फाइनेंसिंग स्कीम चलाने की अहमियत पर जोर देते हैं और हुकूमत की स्कीमों के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, इस बात पर भी जोर देते हैं। हम लोगों ने 12th प्लान में UGC में इस बात पर डिस्कशन हो रहा है एंड बहुत जल्दी हम लोग इस पर एग्री कर जाएंगे कि एक सेल्फ स्टूडेंट की फाइनेंसिंग स्कीम होनी चाहिए, जहां आप सॉफ्ट लोन देते हैं। अगर मिनिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री किसी इंडस्ट्री, साइंस इंडस्ट्री को पैसे, इंडस्ट्री के पास पैसे नहीं है, तो आप उसको 4% पर लोन देते हैं। इंडस्ट्री को दे सकते हैं आप, गरीब माँ बाप के गरीब बच्चों को नहीं दे सकते। ये कहाँ की इंसाफ है? इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो इनकी अहलिया नसरीन ज़ैड एहतशाम से मुलाकात इनके वालिदैन ने ही करवाई थी। पहली मुलाकात तब हुई थी जब ऑलमोस्ट हमारे पेरेंट्स ने दे हैड डिसाइडेड बट दे वांटेड अस टू मीट, सो ही हैड कम फ्रॉम JNU टू गया एंड आई वाज, अच्छा मैं गया में रहती थी, तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो आके देख लो, वी वर नेबर्स। तो फिर जब मिले तो बड़ी ब्रीफ सी, जस्ट अबाउट 30 सेकेंड्स की मुलाकात थी। दैट्स ऑल। इनकी 2 बेटियां हैं। इनकी दोनों बेटियों ने अपनी मेहनत के दम पर जो मकाम हासिल किया है, एक बाप होने के नाते उन्हें अपनी बेटियों की कामयाबियों पर बेहद फक्र है। हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं। एक की शादी हो चुकी है, उसके 2 बच्चे हैं, वो कैम्ब्रिज में रहते हैं अपने हस्बैंड के साथ, और छोटी वाली बेटी हमारे साथ रहती है। उसने नेशनल लॉ स्कूल हैदराबाद से लॉ किया और वहाँ यहीं एक लीगल फर्म में काम करती हैं। यूँ तो खाने में इन्हें सब कुछ पसंद है, लेकिन भिंडी, बैगन, लाल साग इन्हें बचपन की याद दिलाते हैं। ये अक्सर अपनी बेगम और बेटी के साथ कॉन्टिनेंटल और मुगलई खाने बाहर जाते हैं। वंस इन अ व्हाइल हम लोग मुगलई भी खाते हैं, खास के करीम में या किसी स्पेशल जगह पर, अदरवाइज मोस्टली कॉन्टिनेंटल। इन्हें गाड़ी चलाने का बेहद शौक है और पसंदीदा जगह वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कान्हा गए हैं, सरिस्का गए हैं, भरतपुर गए हैं, कॉर्बेट गए हैं। इन्हें फिल्में देखने का बेहद शौक है, लेकिन वक्त की कमी के चलते वो सिनेमा हॉल तक कम ही जा पाते हैं। लेकिन जब उनकी बेटी चलने की जिद करती है तो वो मना भी नहीं कर पाते। मूवीज़ हम लोग देखते हैं और देखते हैं, उसकी वजह है हमारी बेटी। वो टिकट लेकर के मुझे, हम जब हैदराबाद में थे तब भी SMS कर देती थी कि अब्बू आपकी ये टिकट ले लिया है, आप चले जाइए, तो वहाँ जाकर के मूवी हॉल में बुकिंग हो गई है आपकी, आप जाके मूवी दिखाइए। और यहाँ भी हम लोग कोशिश करते हैं कि महीने में 1 आध मूवी हॉल में जाकर के देखें। डॉक्टर हसनैन साहब यूँ तो कई मुल्कों में जा चुके हैं, लेकिन इन्हें स्विट्जरलैंड सबसे ज्यादा पसंद है। फेवरेट हमारा स्विट्जरलैंड है, वहाँ मैं कई बार गया हूँ, साथ भी गया हूँ। ये अपना रोल मॉडल JD वॉटसन को मानते हैं। बड़प्पन क्या होता है ये इन्होंने उन्हीं से सीखा है। मेरे मॉडल हैं JD वॉटसन, जिन्होंने 24 साल में वो काम किया जिसकी वजह से उनको नोबेल प्राइज़ मिली। ही वॉज ओनली 24। उनसे मिलने का मुझे इत्तेफाक हुआ और उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि बड़प्पन क्या चीज़ है। इनकी जिंदगी में सबसे खुशी का लम्हा वो था जब इन्हें भटनागर अवार्ड से नवाजा गया। ये अपनी कामयाबी के पीछे अपनी शरीके हयात की कुर्बानी मानते हैं। हमारे साथ उन्होंने भी काफ़ी सेक्रीफाइस किया। उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, PhD, उन्होंने MSc किया अलीगढ़ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में PhD में एडमिशन हो गया। लेकिन चूँकि मैं कनाडा चला गया तो उन्होंने कहा चलो मैं भी छोड़ देती हूँ, छोड़ करके हमारे साथ कनाडा चले गए। अपनी जिंदगी में इतना बड़ा मकाम हासिल करने के बावजूद हसनैन साहब को गुरूर छू भी नहीं पाया है। वो कौम के लोगों से कहना चाहते हैं कि ये मुल्क उनका भी उतना ही है
जितना किसी और का है। ये मुल्क आपका उतना ही है जितना गैर मुस्लिम लोगों का है। सैयद एहतेशाम हसनैन साहब की जिंदगी से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं किरदार और आपको रूबरू कराने वाले हैं फिल्म जेल के नवाब के किरदार से, जिसे मनोज वाजपेयी ने अपनी शानदार अदाकारी से यादगार बना दिया था। मधुर भंडारकर ने हमेशा अपनी फिल्मों के जरिए सोसाइटी की बुराइयों और उनकी खामियों को दिखाने की कोशिश की। जेल भी उनकी एक ऐसी ही कोशिश रही है।